एनर्जी सेक्टर किसी भी कंट्री के लिए उस कंट्री की बैकबोन की तरह काम करता है। ये बैकबोन जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा मजबूत उस कंट्री की इकोनॉमी भी होगी। यही वजह है कि आज दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज भी अपने एनर्जी सेक्टर को मजीद एफिशिएंट बनाने में लगे हुए हैं। एनर्जी सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन है कोल एंड गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 2022 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें से 59% इलेक्ट्रिसिटी कोयला और गैस की मदद से प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन दोस्तों, इतने लार्ज स्केल पर इन फॉसिल फ्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज करना, इसके हमारी अर्थ को दो नुकसान हो रहे थे। पहला ये कि नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आती जा रही थी। दूसरा और सबसे अलार्मिंग नुकसान ये है कि कोयला और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स को इतने लार्ज स्केल पर जलाने से उनमें से जो धुआं निकलता है वो हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, जिनसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इन इश्यूज से होने वाली तबाही का एक नमूना हमने अभी रिसेंटली दुबई और सऊदी अरब में होने वाली शदीद बारिशों की सूरत में देखा है। यही वजह है कि अब अमेरिका, चाइना और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। Renewable energy surged ahead of coal-fired energy for the first time in the U.S. last year. 均占到全球的3%。 In this episode, I explore China's staggering clean energy industry. Determination of China to move towards net zero is the strongest in the world. इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मदद से एक तो नेचुरल रिसोर्सेज की बचत हो रही है और दूसरा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई खास वर्किंग स्टार्ट नहीं की गई। यही वजह है कि हर गुजरते साल के बाद एनर्जी क्राइसिस वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोलियम की शॉर्टेज के साथ साथ इनकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है और यही चीज अब हमारे कंट्री के लिए सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के बायस लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। हुकूमत ने कौम के ऊपर मजीद सख्तियां ढाने की ठान ली। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। दोस्तों, आप अगर किसी से पूछे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज क्यों होती हैं, तो छोटा बच्चा भी आपको इसका आंसर यही देगा कि बिकॉज डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डॉलर की प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये बात आपके लिए अजीब होगी, लेकिन हकीकत यही है। और अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होने की असल रीजंस क्या हैं और कैसे इन रीजंस की वजह से पूरे मुल्क में ओवरऑल महंगाई बढ़ती जा रही है। और ऑफ कोर्स लास्ट पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पर और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर वो कंट्री है जो सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस करता है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास तबका है उनकी मंथली सैलरी का 40% चंक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने में चला जाता है और बाकी की सैलरी में से गैस का बिल, घर का राशन, बच्चों की स्कूल फी और बाकी बेसिक नीड्स को पूरा करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। असल में दोस्तों, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक है लोड शेडिंग और दूसरी है एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। पाकिस्तान में गर्मियों के दौरान एक दिन में तकरीबन 20,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है और सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी की ये डिमांड 40% तक कम हो जाती है और 12,000 मेगावाट पर डे तक आ जाती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन सबको यूज करने के बाद भी एक दिन में सिर्फ 6,000 मेगावाट बिजली ही प्रोड्यूस की जा सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे तक और देहाती इलाकों में 12 से 16 घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग होती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान को गैस, कोयला और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं ताकि पर डे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा किया जा सके। और ऐसा करने से पाकिस्तान में गैस, कोयला और पेट्रोल की प्राइसेस तो इंक्रीज होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी ओवरऑल महंगाई का तूफान हर साल बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करने से महंगाई का क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। असल में दोस्तों, जब इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस करने के लिए गैस, कोयला और पेट्रोल दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किए जाते हैं तो वो हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इन फॉसिल फ्यूल्स की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो भी काफी महंगी होती है। और ऐसे ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से फैक्ट्रीज में जो डेली नीड की प्रोडक्ट्स बनती हैं उन्हें बनाने में फैक्ट्रीज का खर्चा पहले से इंक्रीज हो जाता है, जिसके बदले में अल्टीमेटली उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस महंगी हो जाती हैं। और दूसरा, ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद जब मार्केट में सेल होने के लिए भेजी जाती हैं तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से इनकी ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आता है उससे भी इन प्रोडक्ट्स की कीमत और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे मुल्क में महंगाई का तूफान बढ़ता ही चला जाता है, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब आवाम पर पड़ता है, जिनके पास 3 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते। और इस बढ़ती हुई महंगाई में वो अपने बच्चों को उनकी मर्जी का एक खिलौना तक भी नहीं दिला पाते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी वजह से ओवरऑल मुल्क में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इतने पापड़ बेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी पर डे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। यकीनन ये बात सुनने के बाद आपको भी मेरी तरह एक धचका लगा होगा। असल में इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए जब मुझे इस चीज का पता चला था तो मैं भी बहुत शॉक हुआ था। खैर, आइए अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी बाकी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करता है। दोस्तों, नेपरा एक गवर्नमेंट इदारा है जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी मामलात को डील करता है। इस इदारे ने वापडा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लाइसेंस जारी किया हुआ है। अब वापडा इटसेल्फ एक गवर्नमेंट इदारा है जो पूरे पाकिस्तान की 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर वापडा सिर्फ 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो बाकी की इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? असल में बाकी की इलेक्ट्रिसिटी आईपीपीज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आईपीपीज क्या है? आईपीपीज का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्हें नेपरा ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अलग से लाइसेंस तो दिया हुआ है, लेकिन ये कंपनीज डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक को सेल नहीं कर सकती, बल्कि ये सभी कंपनीज अपनी प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिसिटी वापडा को सेल करती हैं और फिर वापडा इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने का मकसद आपको ये बताना है कि जब वापडा इन प्राइवेट कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी बाय करता है तो इस इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट गर्मियों की डिमांड के लिहाज से तय किया जाता है। और चूंकि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 40% तक ज्यादा होती है, इसीलिए वापडा को इस पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट महंगा पड़ता है, जबकि ये रेट सर्दियों की डिमांड को देखते हुए तय किया जाना चाहिए, जिससे वापडा को पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट सस्ता पड़ेगा। और ऐसा करने से अल्टीमेटली पब्लिक को भी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी। अब इसके अलावा इन प्राइवेट कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी बाय करने में एक और गलती ये भी की जाती है कि इन्हें पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करने की बजाय डॉलर्स में की जाती है। हालांकि ये लोकल कंपनीज हैं, इन्हें पाकिस्तानी रुपीस में ही पे किया जाना चाहिए, लेकिन जब इन्हें डॉलर्स में पे किया जाता है तो ऐसा करने से पाकिस्तान के हुकूमती खजाने में से डॉलर्स के रिजर्व्स में कमी आती है और इससे अल्टीमेटली पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू होता जाता है और इसी के नतीजे में डॉलर की प्राइस पर भी असर पड़ता है और डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि गैस, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का डॉलर से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारी खुद की मिसमैनेजमेंट की वजह से डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है। और वीडियो में आगे चलकर आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। खैर दोस्तों, एक बार फिर से अफसोस तो इस बात का है कि मजीद इतने सारे पापड़ बेलने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी पर डे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता और हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, तो असल में इसके पीछे रीजन है पाकिस्तान का पुअर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 33% वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो पावर लाइंस मौजूद हैं उनमें से मेजॉरिटी पावर लाइंस इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट 2010 से पहले तक की थी, लेकिन चूंकि टाइम पर उन्हें चेंज नहीं किया गया और ना ही उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है, इसीलिए उन पुरानी पावर लाइंस की वजह से पाकिस्तान को 17% इलेक्ट्रिसिटी लॉस का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, जो पाकिस्तान में बिजली चोरी की जाती है उसकी वजह से 9% इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। और तीसरा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को
फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, उसकी वजह से पाकिस्तान को 7% इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है और ऐसे पाकिस्तान को टोटल 33% तक इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। जबकि अगर हम दूसरे कंट्रीज को देखें तो चाइना में टोटल इलेक्ट्रिसिटी लॉस ओनली 3% है। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश में सिर्फ 7%, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी सिर्फ 12% तक इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है और पाकिस्तान यहाँ पर भी 33% लॉस के साथ सबसे टॉप पर है। और मजे की बात तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा नुकसान आवाम से पूरा किया जाता है। खैर आइए अब सबसे लास्ट पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। दोस्तों सबसे लास्ट में बारी है ये समझने की कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमें डेवलप्ड कंट्रीज की स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होना होगा, जैसा कि सोलर सिस्टम, विंड मिल्स और डैम के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी, जिससे पाकिस्तान को 3 बुनियादी फायदे पहुंचेंगे। पहला ये कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पाकिस्तान को गैस, कोयला और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली डॉलर के प्राइस में कमी आएगी। और दूसरा फायदा ये है कि चूंकि अब पाकिस्तान फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी आएगी, जिससे फैक्ट्रीज में बनने वाली प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी पहले से सस्ती होगी और ऐसे पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई में कमी आएगी। तीसरा फायदा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हमें हासिल होगा वो ये है कि फॉसिल फ्यूल्स की मदद से पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वजह से जो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रही थी वो अब नहीं होगी और ऐसे हम अपनी अर्थ को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज से महफूज रख सकेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे आखिर पर भी अफसोस तो इस बात का है कि हमारी गवर्नमेंट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने की बजाय उस पर टैक्स लगाने के बारे में सोच रही है। और अब इसके बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसे देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के महंगाई को लेकर जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।